कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। सौरभ शर्मा रोज की तरीके से आपके साथ, जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कुछ आपसे छुपाते नहीं, वो आपको बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, देश नहीं दुनिया की, हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया। हिजबुल्लाह क्या था, हमने आपको एक प्रोग्राम में पीछे बताया था। एक देश के अंदर उसके पास जैसे अपना एक और छोटा सा देश था, उसके पास अपनी एक पूरी आर्मी है। अब उस आर्मी का क्या कैसे खात्मा कर रहा है इजराइल, और नसरुल्लाह का मारा जाना दुनिया के लिए कितनी बड़ी बात है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन आप देखें जरा, पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमास ने आतंकवादी हमला किया, 1200 लोग उसके मार दिए। एक साल में इजराइल ने क्या किया, उसने तब कसम खाई थी कि हम इसका बदला ऐसे लेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी, और वाकई दुनिया देखती रह गई। उसने हमास की सारी लीडरशिप खत्म कर दी। अब जो टॉप उनका लीडर है, बचा है, वो कहां पर है पता नहीं किसी को, वो भी छुपता हुआ फिर रहा है। फिर हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने लेबनान से उसके ऊपर हमले करने शुरू किए। अब उसने पिछले 2 महीनों में अपने टारगेट पर हिजबुल्लाह को लिया, और आज उसने उनके चीफ को, मुखिया को मार डाला। और अब इसकी पुष्टि पहले, थोड़ी देर पहले इजराइल की सेना ने की थी, अब उसकी पुष्टि हिजबुल्लाह ने भी कर दी है कि हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है। अब ये सब कुछ करके इजराइल ने क्या दुनिया के सामने एक टेम्पलेट पेश कर दिया, एक उदाहरण, एक नजीर बना दी है कि ऐसे भी अपने दुश्मनों का खात्मा किया जा सकता है। वैसे इजराइल इस बात के लिए जाना जाता रहा है कि जिसने भी उसको नुकसान पहुंचाया, चाहे वक्त लगा, उसको बख्शा कभी नहीं इजराइल ने। लेकिन यह तो बिल्कुल जंग करना, और जंग उस हद तक करना जहां आपका दुश्मन बिल्कुल बर्बाद हो जाए, इजराइल वो करके दिखा रहा है। अब इसका सबक क्या है हमारे जैसे देशों के लिए, भारत जैसे देशों के लिए? हमारे दुश्मनों की भी कमी नहीं है, और भारत भी अपने दुश्मनों को ठीक ठाक तरीके से उनके अंजाम तक पहुंचाता है। लेकिन जो इस वक्त इजराइल दुनिया में कर रहा है, क्या इसके बाद इस सारे दुनिया की सिक्योरिटी अपैरेटस को फिर से कुछ सोच विचार करने की जरूरत है? इस पर हम लोग आज बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान है, आपका परिचय मैं करा रहा हूं डॉक्टर शुभदा चौधरी से, फाउंडर मिडिल ईस्ट इनसाइट प्लेटफॉर्म। मैम बहुत स्वागत है आपका। अच्छा शुभदा जी, जिस हिस्से की हम लोग दुनिया की बात कर रहे हैं ना, उस हिस्से में खुद रही हैं, वेस्ट बैंक में रही है मैम, और कहां, लेबनान में रही है, जॉर्डन, ओमान और इजिप्ट। तो ये तो सब वही इजराइल के सारे पड़ोसी, हाँ, लगभग वहां सब आप, और वेस्ट बैंक बीच में बिल्कुल इजराइल के वहां। तो उनको, और काम ही उनका ये है कि इस रीजन की सारी मालूमात, सारी अंदरूनी बातें आप तक पहुंचाना। वो आज अपने प्लेटफॉर्म से पहुंचाती थी, आज हमारे प्लेटफॉर्म से पहुंचा रही है। बहुत स्वागत, बहुत सलाम। धन्यवाद। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ हैं। जैसा मैं कह रहा था, भारत के दुश्मनों की कमी नहीं है, और उन दुश्मनों, उनमें से कई दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में इनका 40 साल का योगदान रहा है भारतीय सेना में। सर बहुत स्वागत, बड़े लंबे अरसे बाद मुलाकात हो रही है। थैंक यू वेरी मच सर। और रोज की तरीके से हमारे बहुत खास मेहमान प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत सर आपका। मैम पहले तो नसरुल्लाह का मारा जाना, पहले तो इजराइल ने किया क्या है, ये पिछले 1 साल से जो वो कर रहा है, हमास की लीडरशिप खत्म, हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म, व्हाट नेक्स्ट? ये सारे वेस्टर्न नैरेटिव्स हैं जो हमें फीड किए जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह या फिर हमास कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नहीं है, ये ग्रासरूट्स लेवल मूवमेंट का, सोशल मूवमेंट का एक आइडिया है। ये किसी भी लीडरशिप, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लीडरशिप के डेड होने से ख़त्म नहीं होने वाला। इनका शुरुआत ही जैसे 1978, 1982 इजराइल का जो इन्वेजन था लेबनान में, हमास का जो पूरा ओरिजिन है इन 2005, 2006, ये एज अ रिस्पॉन्स, रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स हुआ। ये आइडियाज़ हैं, मूवमेंट्स हैं। ये नसरल्लाह, जैसे अयतुल्लाह खामेनी ने अभी बोला है, भले ही इज़ 85 ईयर्स ओल्ड और वो अपना सक्सेसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने भी अभी ये बोला है, ईरान ने भी पुष्टि की है कि इस तरीके के डेथ ट्रैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि बीरुत में मैसिव लेवल पे कारपेट बॉम्बिंग चल रही है। बिल्कुल। डारिया में अभी 2 घंटे पहले भी हुई है। बेका वैली में, सदर्न लेबनान में 30,000 लेबनीज सिविलियंस, जिनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है, वो सीरिया गए हैं।
रिफ्यूजी की तरह। सीरिया से इतने सारे मेडिक्स आ रहे हैं लेबनान वहाँ मदद करने के लिए, रैंडमली वहाँ कभी भी बॉम्बिंग हो रही है। इजराइल अगर ये दिखाना चाहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हाँ, भले ही उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कितने भी करप्शन केसेस हैं, कितनी भी ह्यूमन लाइफ का यहाँ पे कॉज गया है, अगर वो ये दिखाना चाहता है, यूएनजीए के मीटिंग में बहुत कम लोगों ने उनके ब्लेसिंग और कर्स वाले मैप को देखा है कल, लेकिन अगर वो ये दिखाना चाहता है कि योआव गलांत, नेतन्याहू इजराइल को इस तरीके से, इस टेम्पलेट से बचा के रख सकते हैं, जब खुद इजराइल की सिविल सोसाइटी में एक सिविल वॉर होने की गुंजाइश है। वहाँ अक्टूबर 7 लास्ट ईयर से पहले ही इजरायली सिविलियंस नेतन्याहू के करप्शन स्कैंडल्स पे और जिस तरीके से वो जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं उस पे कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आइडियाज जो हैं, जैसे कि मुझे एक पैलेस्टीनियन ने बोला था कि जब दो एलिफेंट्स लड़ते हैं ना मैम, तो हमेशा दर्द जो है वो घास को होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सिविलियंस जो हैं, जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, ना हमास को उसकी फर्क है, ना हिजबुल्लाह को उसकी फर्क है, ना IRGC को उसकी फर्क है, ना इजराइल की डिफेंस को फर्क है। ठीक है। और ये मैसिव रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट करेगा। इसलिए क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बहस है। मैं आज जो बात करना चाह रहा हूं वो इजराइल के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की बात करना चाह रहा हूं। आपने भी एक बात कही कि इससे हमास और हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगा, और मुझे लगता है हम सबसे बेहतर ये बात इजराइल खुद समझता होगा, क्योंकि वो तो जब से पैदा हुआ है तब से ही सब कुछ ये चल रहा है। तो उसका जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कुलकर्णी साहब, वो उसको किस तरीके से मीट करने की कोशिश कर रहा है, वो उस दिशा में कैसे बढ़ रहा है, वो है क्या? देखिएगा, इजराइल हर हमेशा चाहता था कि इन सब के साथ रहे, चाहे टू स्टेट थ्योरी के साथ कई एक इजराइल के अंदर भी चाहते हैं कि टू स्टेट हो, पर नेतन्याहू मुझे लगता है कि इसके थोड़े बहुत विवाद में है कि टू स्टेट थ्योरी सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। हार्डलाइनर्स की भी हार्डलाइन। लेकिन सवाल ये है कि जब इजराइल ने काफ़ी कोशिश की अक्टूबर 7 से पहले भी, और स्पेशली नेतन्याहू ने जिस प्रकार से फिलिस्तीनियों को अंदर आने दिया, उनको काम दिया और इस प्रकार से उन्होंने नज़दीकी लाने की कोशिश की, सोच करके कि काफ़ी कुछ शायद सुधर जाए। कतर को कहा कि आप गाज़ा पट्टी में उनको जितनी मदद कर सकते करिए। तो ये सब क्या दर्शाता है कि इजराइल चाहता था कि इन सब के साथ रहे, लेकिन हमस, हिजबुल्लाह और हूदी, ये तीनों संगठन जो हैं ये प्रॉक्सीज हैं ईरान के। अगर आप हिजबुल्लाह का मैनिफेस्टो देखें जो 1985 में उसने मैनिफेस्टो निकाला और उसके 3 मेजर पॉइंट्स लें, तो उसमें साफ मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा है, नंबर 1, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना, इजराइल को ख़त्म करना, और आयतुल्लाह उस वक़्त खोमेनी जो थे उनको अपना समर्पण देना और अपने आप को उनके हवाले करना। इसके चार्टर, ये हिजबुल्लाह का मैनिफेस्टो है 1985 का। हिजबुल्लाह खुद ही खड़ा हुआ 1982 में, क्योंकि लेबनान में सिविल वॉर हुआ 1975 टू 1990, और उसके दौरान ये हिजबुल्लाह खड़ा हुआ। और कब किसने हुआ, उससे पहले कहाँ हुआ, जॉर्डन का सिविल वॉर हुआ, और जॉर्डन के सिविल वॉर में यासर अराफात जो PLO जॉर्डन के अंदर थे उनको ढकेला गया और वो कहाँ चले गए, लेबनान चले गए। और लेबनान में साउथ लेबनान से लगातार नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर हमला करते रहे, कौन, यही यासर अराफात। और फ़लस्तीनियों के बीच में और जॉर्डन के बीच में जो हम लोग बात करते हैं ब्लैक सितंबर, और ब्लैक सितंबर में किसने मदद की फ़लस्तीनियों को मारने के लिए, और वो भी 1-2 नहीं, 25,000 फ़लस्तीनियों को किसने मारा, जॉर्डन ने। जॉर्डन ने, किंग हुसैन ने मरवाया। किससे मरवाया, ये भी बहुत बड़ी बात है, ज़ियाउल हक पाकिस्तान के वो ब्रिगेडियर थे, और उधर जा करके उनको बुलाया गया, उनके ब्रिगेड के द्वारा 25,000 फ़लस्तीनियों को मारा और भगाया गया। कहाँ, लेबनान में गए। लेबनान में जाकर इस तरह की कार्रवाई शुरू की उन्होंने, फिर से इजराइल के ऊपर हमला। इनका मकसद एक ही रहा है कि यहूदियों को और इजराइल का खात्मा, चाहे वो हमस सुन्नी, हिजबुल्लाह शिया और आपका हुदी शिया, यानी कि शियाइट ऑर्गेनाइजेशन इनका। और 1979 के रेवोल्यूशन के बाद, ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद ये तीनों जो प्रॉक्सीज आए उसके द्वारा। थोड़ी सी बात में आगे बढ़ाता हूँ। एक आपको वो रोज जो मैं आपसे एक दरखास्त करता हूँ, #कॉफी पर कुरुक्षेत्र भेजिए अपने सवाल, अपने कमेंट्स। कल की जो स्पीच है यूएन में नेतन्याहू ने नसरुल्लाह का एक बार शायद जिक्र किया, या हिजबुल्लाह का जिक्र किया, हमास का जिक्र किया, इन सबसे ज्यादा 2-3 दर्जन बार उन्होंने ईरान का नाम लिया।
ईरान 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 ईरान, इस सब के पीछे ईरान है, जो इजराइल कह रहा है। और आज की खबर यह है कि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद आयतुल्लाह खुमैनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, ही इज इनटू हाइडिंग, उनको किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। इससे बड़ी खबर मेरे ख्याल से क्या हो सकती है सर इस पूरे रीजन के लिए, आयतुल्लाह खुमैनी को अगर जान का खतरा हो इजराइल से? नहीं, देखिए, जो आपने बात अभी कही नेतन्याहू के भाषण की यूएन जनरल असेंबली में, जिस तरह से ईरान का नाम लिया, एक फिलोसफर हुए हैं चाइनीज, शुनजू, सर जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, हर मिलिट्री एकेडमी में उनकी किताब, पतली सी किताब है, आर्ट ऑफ वॉर पढ़ाई जाती है। तो कहते हैं 2 चीज़ें, अगर आपको युद्ध जीतना है तो 2 चीज़ें जाननी चाहिए, एक अपने को जानिए, दूसरा अपने दुश्मन को जानिए। और अपने दुश्मन को जानते हैं, अपने को नहीं जानते हैं तो 50% चांस है आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर अपने दुश्मन को भी नहीं जानते, अपने को भी नहीं जानते, तो 100% हारेंगे। तो इस समय जो ईरान की स्थिति है मेरी नज़र में वही है, या हिजबुल्लाह की कह लें, वो फ्रंट तो हिजबुल्लाह है, ईरान तो पीछे है। तो ईरान को ये, हिजबुल्लाह को मालूम नहीं है कि किससे लड़ रहे हैं, उसकी ताकत क्या है। 4000 पेजर बॉम्ब, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। दुनिया का कोई देश इस तरह से न प्लान कर सकता है, पर प्लानिंग से बड़ी चीज होती है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग तो कोई भी, आप जो ड्राइंग रूम में बैठ के आप जो है प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ भी योजना बना सकते हैं, एग्जीक्यूशन कैसा होता है उसमें इजराइल का कोई जवाब नहीं है। और इजराइल को ये दोनों बातें मालूम है कि उनका दुश्मन कौन है, कैसा है, और उनकी अपनी ताकत क्या है। और आप देखिए इस समय दुनिया की स्थिति देखिए, अरब वर्ल्ड की स्थिति देखिए, आप बताइए कि ये सब कुछ हो रहा है, अरब देशों में से कौन सा देश सामने आ रहा है समर्थन में? रिफ्यूजीज को लेने के लिए कौन तैयार है? आज मैं कई खबर देख रहा था, इजिप्ट ने सीधे मना कर दिया। कोई और अरब देश नहीं कह रहा है कि हम रिफ्यूजीज को लेंगे। तो ईरान के साथ कौन खड़ा है? ईरान को अगर लड़ाई लड़ना है तो ये भी सोचना होगा कि हमारे साथ कौन खड़ा है। आप नेतन्याहू का अभी यूएन जनरल असेंबली के भाषण का जिक्र कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जब वो अभी पिछले दिनों अमेरिका गए थे तो ज्वाइंट सेशन को जो उन्होंने एड्रेस किया यूएस कांग्रेस के, उसमें देखिए स्टैंडिंग ओवेशन की संख्या गिनिए, और वो क्या कह रहे हैं कि तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं होगा। उस समय हमास की बात ज्यादा थी तो हमास की बात कर रहे थे कि हम जब तक एक एक को खत्म नहीं कर लेंगे तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं, और हम किसी के कहने से रुकेंगे नहीं। और अमेरिका की पूरी अमेरिका और फ्रांस ने एक शांति समझौते, एक सीज फायर की घोषणा कर दी, और उसके थोड़ी देर बाद इजराइल ने मना कर दिया, नो सीज फायर। तो उनका बड़ा सीधा सा, देखिए इतना सा देश है, वो अपने जज्बे से जो है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है उनकी, वो उनको जिंदा रखे हुए है। उनको मालूम है कि मारेंगे तो बचेंगे, अगर नहीं मारेंगे तो बच भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं जो समझना चाह रहा हूं ना, आज जैसे एक उदाहरण देते हैं, भारत पाकिस्तान का उदाहरण देकर के बात करते हैं। वैसी सिचुएशन नहीं है, मैं जानता हूं उधर कोई पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की ठीक ठाक ताकत है, जनरल साहब बाकी ज्यादा आपको बताएंगे। तो लेकिन हमारी भी जंगें हुई पाकिस्तान के साथ, कारगिल जैसी भी लड़ाई हुई, जिसको हम लोग वॉर नहीं बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और ये जो आप आतंकवादियों के साथ जो हमारी मुठभेड़ें चलती रहती हैं, वो एक लो इंटेंसिटी वॉर हम लोग लड़ ही रहे हैं दशकों से। लेकिन भारत जिस दिन ये ठान लेना भाई अब खत्म करना है यार, बहुत हो गया, अब जाओ ऑल आउट जाओ, तो ऑल आउट जाओ क्या करें? इस्लामाबाद पर बम मारो, जैसे वो कर रहा है, बेरूत पर बम मारो, गाजा पर बम मारो इजराइल, और इतने मारो। एक दिन में 1300 ठिकानों पर हमले हुए हैं, 550 लोग एक दिन के अंदर मारे गए थे, ये भी बेरूत के अंदर। या आप रावलपिंडी में साहब उनके हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर पर बम मारो। वो हुआ कि अब जैसे भारत ठान ले कि बस नथिंग डूइंग, अब खत्म करो, एक बारी में किस्सा खत्म करो। इजराइल वो कर रहा है। भारत के पास ऑप्शंस बहुत हैं जो इजराइल के पास नहीं है। जो अभी हमने किया है, जो नोटिस दिया है इंडस वाटर ट्रीटी पर, पानी बंद कर दे, आप देखिए पाकिस्तान की क्या हालत होती है। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम उस हद तक नहीं गए, हम ये सब ऑप्शन है, हम विचार करते हैं, हमने कभी किया नहीं है वो काम। इजराइल वो कर रहा है। रेगिस्तान में मरीचिका दिखती है ना, वो पानी की तरह दिखती है, तो कई बार दुश्मन दोस्त की तरह दिखता है। तो हम अपने दुश्मन को दोस्त की तरह देखने की आदत हमको हो गई कि बस लेकर चले गए, ये समझौता कर लिया,
नेहरू लियाकत पैक्ट हो गया, हर समय कोशिश करते रहे कि ये करेंगे तो बात बन जाएगी। तो ये तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी चलता ही आ रहा है, दोस्ती कराने की कोशिश तो बहुत बार हुई है। नहीं, एक सेकंड, मैं ये बोलना चाहूंगी सर, जैसे आपने बोला कि नेतन्याहू अभी यूएस कांग्रेस गया था, उसको इतना जॉइंट स्टैंडिंग ओवेशन मिला, लेकिन हमें ये भी जानना है ना कि इजरायली लॉबी एआईपीएसी कितना इन्वॉल्व है इजरायली इलेक्शन में। 5 नवंबर को अमेरिका का इलेक्शन होने वाला है। कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप दोनों इवेंजेलिकल्स और जूइश लॉबी से इम्पैक्टेड हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, अभी उसने एक मैप दिखाया था जिसमें पूरा का पूरा वेस्ट बैंक गायब था। यहाँ पे अभी साइलेंट एनेक्सेशन वेस्ट बैंक का चल रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर टेम्पलेट अगर हम इजराइल का देख रहे हैं तो इंटरनेशनल लॉ, जिनीवा कन्वेंशन, ह्यूमन राइट्स अब्यूज, ये सारी चीज़ों का क्या परिणाम होगा? क्या यूनाइटेड नेशंस एक फंक्शनिंग अथॉरिटी अब है कि नहीं, कि कोई भी कंट्री किसी पे भी या नॉन स्टेट एक्टर पे इस तरीके से अटैक कर सकता है? और इजराइल की बात कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस न्यूयॉर्क में खड़े होकर कह रहा है कि हमने प्लान करके ये बांग्लादेश में जो कुछ किया, तो क्लिंटन और उनके 1000 लोग मारे गए। कहां है ह्यूमन राइट्स की बात? किसी ने की क्या? अमेरिका तो कभी ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? कोई काम नहीं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ, आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि बांग्लादेश में चुप रह जाएंगे, इजराइल जो करेगा। जो वो कह रही हैं, एक लाइन में इसका जवाब दिया जा सकता है, हाँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस। वही चल रहा है दुनिया में, वही चल रहा है, हमेशा से चलता रहा है। हमारे जैसे देश कम रहे हैं जिनको जो लिहाज में चलते हैं, जिनको यूएन का भी लिहाज है, जिनको दुनिया के अखबारों में क्या लिखा जाएगा उसका भी लिहाज है, लेकिन कोई नहीं मानता। हम पे सैंक्शन लग सकता है, लगा भी है। हमें सोशो इकोनॉमिकली ह्यूमिलिएट किया जा सकता है वर्ल्ड पावर्स के थ्रू। हमें हमेशा एक, या तो आप इस कैंप में रहिए, या तो अमेरिकन या चाइनीज या सोवियत यूनियन, किसी एक कैंप में रहिए। हम नॉन अलाइंड रहने के बावजूद भी CIA, MI6, सोवियत यूनियन, इन सब के पावर्स से अलग है। इजराइल कंपैरेटिवली हमसे बहुत ज्यादा, भले ही वो दिल्ली NCR से बड़ा नहीं है, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। Agreed. उसको न्यूक्लियर ओपेसिटी है। हमारे साथ न्यूक्लियर NPT पे कितने सारे चर्चा हुए थे, आप खुद सोचिए। तो हमें तो उतनी गुंजाइश ही नहीं है, हमें तो वो स्पेस ही नहीं है कि हम नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, इजराइल ने दुनिया भर के दादाओं से दोस्ती कर रखी है, उसके दोस्त है, अमेरिका उसका दोस्त है, वो जो करे सब माफ है। वो कर रहा है ना, वो तो खुलेआम कर रहा है। नहीं, अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। 2 उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी उधर हैं, 40,000 ट्रुप्स उधर हैं, उसके अलावा और भेज रहा है। मकसद क्या है कि इजराइल जो है, और आज की तारीख में चाहे ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, इजराइल के पीछे वो खड़े दिखेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीतता है। और अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, जूविश लॉबी। तो ज़ायनिस्ट, एक्चुअली ज़ायनिस्ट लॉबी। ज़ायनिस्ट तो थोड़ा दुनिया में बड़ा कंट्रोवर्शियल शब्द है। चलिए जूइश, मैं जूइश लॉबी कहूंगा। तो दे आर प्राउड ऑफ देयर, वो अपनी वो लॉबी है तो है, वो उनके हक में काम करती है। नहीं, रिफ्यूज निक्स का कैटेगरी आ रहा है जिसमें बहुत सारे जेनजी के इजरायली जूइश, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोटेस्ट मूवमेंट चला था, दे आर एक्चुअली लीविंग मिलिट्री कंस्क्रिप्शन मैंडेटरी। मे बी उनको जेल होता है। शुभदा जी, मैं ये कह रहा हूं, आप जो कह रहे हो सही होगा, लेकिन आज तक तो यही चलता आया। अमेरिका में जूइश लॉबी हावी है, अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, टेक्नोलॉजी, उनके पास इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, वो कंट्रोल करते हैं टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा। और वो इजराइल को अपनी बर्थ लैंड मानते हैं, होमलैंड मानते हैं, उसको वो मानते हैं। इसमें गलत सही में नहीं जा रहा मैं, वो मानते हैं और वो कह रहे हैं हाँ भैया हमको यहीं रहना है, तुम हमको खत्म करना चाहते हो तो उससे पहले हम तुमको खत्म कर देंगे। आप ये देखिएगा, UNRWA जो रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है, जब शुरू किया 1949 में, जो फिलिस्तीनी जो थे, अपने आप को पैलेस्टीनियंस जो हैं, जो डिस्प्लेस हुए 7.5 लाख थे, और 7.5 लाख के लिए यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क्स एजेंसी शुरू किया। आज की तारीख में 5.9 मिलियन रेफ्यूजीज को, फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज को ये UNRWA खाना खिला रहा है, एजुकेशन दे रहा है, उनको जीने के लिए घर दे रहा है, सब कुछ। उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कौन कर रहा है? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। आप समझ सकते हैं फिलिस्तीनियों के ऊपर ये खर्च कर रहे हैं उनको जीने के लिए। जो 7.5 लाख लोग शुरुआत में थे 1949 में, आज की तारीख में 5.9 मिलियन, इतने लोग। तो ये जो है इजराइल जो है 1967 वॉर में क्या हुआ? जॉर्डन ने क्या हारा? वेस्ट बैंक हारा। इजिप्ट ने क्या हारा? सिनाई हारा, गाजा हारा। सीरिया ने क्या हारा? गोलान हाइट्स हारा ना। 6 डे वॉर
1966 डे वॉर, सब हार गए। किसके बरखलाफ? इजिप्ट लॉस्ट सिनाई, इजिप्ट लॉस्ट गाजा। उस 6 डे वॉर में ये सारे कंट्रीज थे यह 3 कंट्रीज, सीरिया फॉट, इजिप्ट फॉट, जॉर्डन फॉट एक साथ। एंड जॉर्डन लॉस्ट वेस्ट बैंक, द सीरियंस लॉस्ट गोलान हाइट्स। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए, आप इन्होंने भी कहा कल, नेतन्याहू ने, भाई की बात पे यकीन किया जाए नहीं किया जाए, उन्होंने कहा हम शांति चाहते हैं, वी वांट, हम हमेशा से शांति चाहते हैं, हम आज भी शांति चाहते हैं। अरे जिस वक्त वो ये भाषण दे रहे थे, सारी तैयारी उनकी टीम ने कर रखी थी, उनकी सेना ने, कि वो जिस जगह जो हेडक्वार्टर है हिजबुल्लाह का, उस पर बम मारना है। वो ये शांति की बातें करके निकले, अपने होटल के कमरे में गए। वो तस्वीर क्योंकि जारी की गई है उनकी तरफ से, वो एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है और बताया गया कि इस पर ऑर्डर दे रहे हैं, गो अहेड, मारो बम मारो। ये बातें करके युवन जनरेशन बात करके आ रहे हैं और निकलते ये काम किया। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो बात शुरुआत में ही हुई थी, हाँ। ये करके क्या यहां का कोई सोल्यूशन निकलने वाला है? एक, और उसके बाद फिर मैं आ रहा हूं सर इंडिया के हालात पर। सोल्यूशन फॉर लेबनन, गाजा पट्टी में सारे के सारे एक ही, तकरीबन मैं कहूंगा सारे के सारे लोग हमास के साथी हैं, क्योंकि अगर नहीं होते तो शायद अभी तक कुछ ना कुछ तो सिविल वॉर के तहत, क्योंकि गाजा पट्टी को वहां एक नॉर्मल फिलिस्तीनी में और हमास के समर्थक में अंतर नहीं है। बिल्कुल। लेबनन वैसा नहीं है। लेबनन टिल अबाउट मैं कहूंगा चंद एक साल पहले तक से 30-40 साल पहले तक 70% लोग वहां क्रिश्चियन थे और 30% लोग मुसलमान थे। आज की तारीख में 30% क्रिश्चियन है और 70% मुसलमान है। उस 70% कर रही हैं आप, बोलिएगा इनके बात। उस 70% मुसलमानों में 50% शिया हैं, 50% सुन्नी हैं। तो अब हम जब कहते हैं इजराइल लेबनान से नहीं लड़ रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह जब 2005 में कैबिनेट में पहला रहा, 2009 में वो पॉलिटिकली एक मतलब एक मैं कहूँगा पावर है, उसकी 13 सीटें हैं पार्लियामेंट में, 128 की पार्लियामेंट में 13 सीटें हिजबुल्लाह की हैं। हिजबुल्लाह यानी एक आतंकी संगठन जिसको अमेरिका ने 1997 में घोषित किया है आतंकी संगठन है। आज ये पॉलिटिकल पावर है और उस पॉलिटिकल पावर में कितने लोग हैं? ओनली 35% ऑफ द एंटायर लेबनन। पर उन्होंने पूरे लेबनन को किसके द्वारा? ईरान एक मास्टरमाइंड है जिसने हिजबुल्लाह को एक अपना प्रॉक्सी बना करके ईरान अपने इजराइल हिजबुल्लाह बर्बाद होगा क्या, खत्म होगा क्या, और क्या सॉल्यूशन मिलेगा इससे इजराइल को? ये कारण ईरान जो है खुद भी अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। वर्चस्व किसमें? ऑटोमन एम्पायर के बाद कौन गया? टर्की हट गया। अब उसके बाद कौन आ रहे? कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट में? सऊदी अरेबिया को एक तरफ से, क्योंकि सऊदी अरेबिया को लगता है इनको कि वो अमेरिका की तरफ है, कटार अमेरिका की तरफ है। तो कौन इसका लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है आफ्टर 1979? ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है, उसने इन सबको किया है। इसलिए आप देखते हैं कि सिविल वॉर जो हुआ है लेबनान में, जो सिविल वॉर हुआ उसके बाद कैसे ईरान आ गया फ्रॉम 1975 टू 1990। लेकिन वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व होता नहीं कभी। ईरान डायरेक्टली तो इन्वॉल्व होता नहीं कभी। भाई उनके यहाँ वो कौन सी ब्रिगेड है, उसके कर्नल सुलेमानी मारे गए थे, ईरान के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड IRG जो है, इसकी आप देखो सारे सुलेमानी मारा गया। सुलेमानी के बाद अभी ये नसरुल्लाह हानिया मारा गया। कहाँ पे मारा गया? ईरान के सॉइल, बिल्कुल मारा गया ईरान के सॉइल के ऊपर, जबकि प्रेसिडेंशियल उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए उनके बाद। तो ये जो ईरान है आफ्टर 1979 रेवोल्यूशन के बाद उनकी जो सोच है, वो सोच है कि हम अब पूरा इसके ऊपर अपना दबदबा। तो जो इजराइल कह रहा है वो सही है कि बिल्कुल जब तक ईरान है तब तक चलता रहेगा। बिल्कुल। इनके पास है क्या? हिजबुल्लाह के पास क्या है? हिजबुल्लाह के पास कुछ भी नहीं। पूरा फंडिंग, पूरे हथियार, पूरी ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ईरान। देखिए अल्टीमेटली ईरान और इजराइल की जंग होने वाली है। ईरान नहीं चाहेगा, ईरान अपने प्रॉक्सीज के द्वारा जंग करवा रहा है। ईरान के प्रॉक्सीज कौन है? हमास, जो सुन्नी है हमास, हिजबुल्लाह शिया। डायरेक्टली नहीं आएगा वो, डायरेक्टली नहीं आएगा। आप बोलिए, दिन आ गया खतर जी बोलिए। नहीं, मैं ये अग्री करती हूँ सर ने जो भी बोला, क्योंकि ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 का एक इवेंट नहीं था, उसके 3 स्टेजेस हैं। वो एक प्रोसेस की तरह है। वो अपने रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन लेबनान की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था जिस तरीके से हमें समझनी है, हमेशा उसका प्रेसिडेंट एक मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा। उसके मैरोनाइट क्रिश्चियंस जो हैं, आपके जो पोर्ट ऑफ बेरूत में सबसे ज़्यादा सोशो इकोनॉमिकली बिजनेस क्लास से बिलोंग करते थे। जो आपके सुन्नीस थे वो
आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ द हाउस शिया होगा। शिया वहाँ पे हमेशा सोशो इकोनॉमिकली बिफोर इवन आफ्टर फ्रेंच कॉलोनियलिज्म बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज कम्युनिटी रही थी हमेशा से, जिसका फ़ायदा हिजबुल्लाह ने उठाया उनको रेडिकलाइज करने के लिए। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ईरान, ये तो वही वाला एक वर्बेटिम चल रहा है जैसे बुश ने बोला कि WMDs हैं इराक के पास, WMDs हैं इराक के पास और इन्वेजन हो गया। ठीक। अब ईरान के पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, ईरान के पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, इजराइल के पास न्यूक्लियर ओपेसिटी है। ये सिमेट्रिकल वॉरफेयर नहीं होगा, ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर होगा। हमारी डायस्पोरा इजराइल में भी है, अदानी ने इन्वेस्ट किया है हाइफा पोर्ट में, मोर देन 60-70,000 पीपल फ्रॉम हरियाणा पंजाब वो गए हैं वहां काम करने के लिए। हमारी डायस्पोरा लेबनान में भी है। अच्छा, एक आप मुझे 2-3 सवालों के जवाब दें। हाँ। अभी आपने कहा कि हाँ ये बात सही है, 1979 का इजराइल का रेवोल्यूशन जिसको कहा जा रहा है, ईरान का, माफ कीजिएगा, जहां पर ये कट्टरपंथी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हाँ। इसमें ये आप खुद ही कह रही हैं। यस। इजराइल क्या अपनी कोई सोच जिसको आप ज़ायनिस्ट सोच कहें, हाँ। क्या वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है? उनके लोग बिल्कुल नहीं। वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सटनली आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के थ्रू। तभी आप बताइए BDS मूवमेंट आर्म्स एम्बार्गो क्यों हो रहा है? यूके ने क्यों पार्शियल आर्म्स एम्बार्गो कर दिया है? क्यों स्पेन, इटली स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं? कोई तो रीजन होगा ना। भाई एक आदमी अपनी ताकत से कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा आदमी अपनी ताकत फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप सोशो इकोनॉमिक ईरान वाला, ईरान की बात कर रहा हूं। नहीं, दोनों अपना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अपनी इंटेलिजेंस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने एक्सपोर्ट्स। हमारा भी डिफेंस वहां पे है। और ईरान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? अपना रेवोल्यूशन, अपनी आइडियोलॉजी, अपना क्या? रेडिकलिज्म। यस, रेडिकलिज्म, शियाइट रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म। यस। तो ईरान के पास रेडिकलिज्म मतलब सीधे सीधे कहिए टेररिज्म। सर, तो कारपेट बॉम्बिंग लेबनान के ऊपर भी जो हो रही है वो भी टेररिज्म है, वो भी इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। सिविलियंस इतने ज्यादा जो मर रहे हैं वो भी टेररिज्म है। नहीं, हर चीज को टेररिज्म कैसे तो कर देंगे? टेररिज्म का तो कोई हम definition ही नहीं है, पाकिस्तान सर। से हमारा युद्ध हो, हम पाकिस्तान पर बम गिराएं तो टेररिज्म हो गया। ये कौन सी तुलना है भाई? डेफिनेशन सर भाई क्या है जिनीवा जो कन्वेंशन? पाकिस्तान कर रहा है 30 साल से हम जो है लो इंटेंसिटी वॉर जो है लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान जो है सप्लाई कर रहा है टेररिस्ट, हम उसके खिलाफ एक्शन ले। मतलब आप ये कहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक टेररिज्म था? दुनिया में कोई डेफिनेशन नहीं है। तो कौन कंट्री कैसे टेररिज्म को कैसे यूज करेगा, तो वही बात हो गई मेरी। अच्छा फिर एक बात, आप तो उस रीजन के एक्सपर्ट है। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने हमला किया इजराइल के ऊपर। इजिप्ट ने बताया था इजराइल को, इजरायली ट्रूप्स को गाजा से वेस्ट बैंक ट्रांसफर किया गया था। हमला हुआ। झगड़ा किसके बीच? हमास और इजराइल के बीच। हाँ। कौन पड़ा बीच में उसमें? हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारे कि नहीं मारे इजराइल? 8 अक्टूबर से। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको सॉलिडारिटी माना। हुथीज ने सेंट्रल इजराइल में अभी अटैक कर दिया। अब एक तीसरा आदमी मेरा पड़ोसी के साथ झगड़ा है, तीसरे वाला पत्थर मारना शुरू कर देगा तो मैं क्या करूंगा उसके साथ? इसका आई वुड पुट इट वन वे। सी IAEA जो है वो जाता है ना इंस्पेक्शन के लिए ईरान में, मतलब उसके पास न्यूक्लियर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब जहां हिजबुल्लाह का 1.5 लाख से 2 लाख रॉकेट, 30,000 से लेकर के 50,000 सैनिक, ड्रोन्स, टैंक्स, आर्टिलरी हिजबुल्लाह के पास है। ईरान का प्रॉक्सी है, हमास ईरान का प्रॉक्सी है। हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया सबको मालूम है, 1200 आदमी मारे, कोई शक नहीं है। उसके बाद जो हमला हुआ, ये लगातार जो फायर कर रहा है हिजबुल्लाह, क्यों कर रहा है? नेतन्याहू अपने हॉस्टेजेस को वापस क्यों नहीं ला रहा है? वो बाकी सारे लोगों को मार रहा है। देरी छोड़ कहां रहा है हमास? वो तो उन्होंने कल भी कहा कि आप रिलीज करो। नहीं, सीज फायर के बिना कैसे हॉस्टेज डील होगा? ये तो इजरायलियों को भी खुद पता है। वो हॉस्टेज दे दो, उसके बाद सीज फायर की बात करेंगे। वो होगा ही नहीं, क्योंकि बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। अभी भी जब पहला आप हमारे लोगों को उठा ले जाइए, उसके बाद कहिए कि जो है बैलेंस अप्रोच। लेकिन साथ तो बात तो इस्माइल हानिया को मार दिया। शुरू किसने किया? इस्माइल हानिया को, मीडिएटर को मार दिया। नहीं, अरे हानिया तो बाद में मारा गया। हाँ, होस्टेज सिचुएशन पहले आई, लेकिन पहला तो हम बाद की बात कैसे पहले कर लेने लगेंगे? स्टेप्स में हुआ है ये स्वैपिंग। जब पूरा अटैक हुआ था तो आपके नवंबर में होस्टेजेस के साथ कुछ होस्टेजेस को रिहा किया गया था। कुछ को ना, सबको क्यों नहीं किया गया था? होस्टेज बनाया क्यों? अरे एक है, मान लीजिए, ये पूरे क्यों है सब होस्टेजेस हैं, सारे इजरायली, सारे सिविलियन क्यों होस्टेज है दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री का? अच्छा सर सुने तो अब जरा थोड़ा सा अपनी तरफ आ जाए। आखिरी के 2-3 मिनट बचे हैं। सर कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सर
स्टेटमेंट दिया यूएनजी में कि भारत हमला करने वाला है, भारत हमला करने वाला है, जो कश्मीर का हिस्सा उसने कब्जा करके रखा है वो उस पर अटैक कर देगा, लेकिन हम जवाब देंगे। एक तो अचानक से कहाँ से बात आ गई कि भारत हमला करने वाला है हमारे ऊपर। अच्छा, एनीवे, फिर यहाँ से हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने आज बोला, याद दिलाया कि आज ही सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी। योगी आदित्यनाथ जम्मू में कैंपेन कर रहे हैं, पीओके में। उन्होंने कहा पीओके आएगा, जरूर आएगा, और वो जो बात आप शुरुआत में कह रहे थे कि पानी का नल भी हमारे पास ही है, हमारे पास वो तरीका भी है। तो ये अचानक से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जंग भारत हमला करेगा, अब यहां से ऐसी बातें हो रही है। नई बात नहीं है। इमरान खान को याद कीजिए, वो तो कह रहे थे कि आने वाला है, भारत अटैक करने वाला है, इतने बजे मैदान में खड़े हो गए कि अब भारत अटैक करने वाला है। तो जब से 370 हटा है, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान को हर समय यह डर सताता है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। पाकिस्तान जो है, डिस्पाइट द सिमला एग्रीमेंट, हमने 93,000 उनके पीडब्ल्यूज वापस किए। उस वक्त ये था कि इट विल बी बायलैटरल, पर पाकिस्तान हर हमेशा यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर आज बहुत सारे लोगों को ये इजराइल की जंग के हालात के बीच ये लग रहा होगा, क्या भारत भी कुछ ऐसा करे, सोचना चाहिए, और क्या हम कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ एक कोई परमानेंट सोल्यूशन हासिल करने के लिए? पाकिस्तान अगर दोबारा सोचे तो मुझे लगता है वैसे ही करना चाहिए। पाकिस्तान को जवाब वैसे ही मिलना चाहिए जैसे हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट किया। ये है कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं सर, उससे बहुत आगे की बात हो रही है। जिस तरीके जो इजराइल कर रहा है वो तो उससे काफी आगे की बात है। भारत विरोध पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पर टिका। पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंस को कैसे जस्टिफाई करेगा अगर भारत का विरोध नहीं करेगा? बिकॉज हेट इंडिया। हम क्या करेंगे, सवाल ये सर। तो हम वही करेंगे जो सर्जिकल स्ट्राइक में किया, जो हमने बालाकोट में किया। ये हर बार अगर पहले से कर रहे ये रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन था, सर्जिकल स्ट्राइक भी रिएक्शन था, एयर स्ट्राइक भी भारत का रिएक्शन था, हम पर हमला हुआ, हमने जवाब दिया। अब इजराइल जो कर रहा है वो कह रहा है मैं परमानेंट सोल्यूशन करूंगा, हिजबुल्ला को खत्म करूंगा, हमास को खत्म करूंगा। मुझे नहीं लगता कि हम उस सीमा तक जाएंगे। वही मैं जानना चाह रहा हूं। उस सीमा तक हम नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि इजराइल के कंसर्न्स और उसका जो एम है वो अलग है, हमारा अलग है। अच्छा, चलो अब दो सवाल जल्दी से ले लेते हैं आपके व्यूअर्स के सवाल। अनिल सावंत जी का शुभदा जी से सवाल है, हमारे देश में भारत में आतंकी तत्वों पर कार्रवाई होती है तो हमारे ही देश में इसका ज्यादा विरोध होता है, क्या सोल्यूशन है? वो टेररिज्म से लास्टिंग पीस की बात नहीं, इजराइल में भी होता है। इजराइल के भी सिविलियंस करते हैं, वहां पे माओ ज़ेनॉन के काम आप देखिए, बहुत सारे पीस एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। हम इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया इजराइल। इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन सिंपल है कि डिप्लोमेटिक मेजर्स इन्वॉल्व किया जाए टू वट एवर इंस्टेंट वी कैन डू। मुझे पता है कि डिप्लोमेसी एक तरीके से दो-धारी तलवार है, लेकिन इसके अलावा आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रिफ्यूजी क्राइसिस नहीं क्रिएट कर सकते। 77 साल से डिप्लोमेटिक कोशिश ही कर रहे हैं हम। नहीं तो क्योंकि उसमें CIA, MI6 बहुत सारे लेकिन भारत, हमारे यहाँ पर मतलब पाकिस्तान से जो हमारे साथ होता है, हाँ, इसका सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक ही होगा, क्योंकि एक डिफरेंस वो है जो मानने वाला है। अरे मुझे पाकिस्तान मान सकता है, जैसे उन्होंने कहा उस भारत विरोध उसका एग्जिस्टेंस है। पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी सिविलियंस दो अलग अलग एंटिटी। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर सच भी हो, सबसे बड़ी गलतफहमी सच भी हो, आप बात तो ये अपने को धोखा देने वाली बात नहीं, बात तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे ना, वो क्या बात तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, लेकिन सर द सिंपल आंसर इज कि क्या आपको लगता है कि ये टेम्पलेट जो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है? ठीक है, अब ये शुभदा जी की ओपिनियन है। एक सवाल कुलकर्णी साहब के लिए आया, रामदास पीवी सवाल पूछ रहे हैं, इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा है लेकिन लेबनान एक देश के तौर पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या अप्रत्यक्ष तौर पर ये भारत के लिए भी एक सीख है? मतलब बहुत फैसिनेट हुआ इस सवाल से। लेबनान की स्टेट, लेबनान की आर्मी वो कहां है? ऐसा लग रहा है जैसे हिजबुल्ला ही देश है। बिल्कुल, हिजबुल्ला ने लेबनान को पूरा कैप्चर करके रखा है और एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है लेबनान को। इसलिए लेबनान बार बार बोल रहे हैं इजराइल को कि हम हमले में नहीं हैं। और आप देखिएगा बिटवीन ब्लू लाइन और लिटनी रिवर के बीच में जो समझौता है उसमें लेबनीज आर्मी और यूनाइटेड नेशंस के जो इंटरिम फोर्स और लेबनान है वो उसने रहना है। 50 देश के 11,000 लोग उसमें रहते हैं। राइट सर, ठीक। इंडिया के आज आमतौर पर हमारे प्रोग्राम में मतलब हम लोग आराम से जो है बात करते हैं, लेकिन अच्छा है एक बार
दूसरी तरफ का भी व्यू आना चाहिए। मुझे बुला लिया। ठीक है सर, मजा आया। लेकिन प्रोफेसर शुभदा, डॉक्टर शुभदा, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया जलील कुलकर्णी साहब का, नमस्कार प्रदीप जी को, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र कल फिर लौटेगा 6 बजे, जरूर मिलेंगे हम आपसे। आज इतना ही।